पिछले 2 दिनों से हमारा एक पड़ोसी देश आरक्षण के खिलाफ विद्रोह की आग में जल रहा है। आलम यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली शेख हसीना सरकार गिरा दी गई है। जो आज तक पाकिस्तान में होता आया है, वही हाल अब बांग्लादेश का हो गया है। बांग्लादेशी सेना ने तख्ता पलट करते हुए अपनी ही प्रधानमंत्री को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया है। लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना को जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाना भारी पड़ गया। ऐसे आरोप हैं कि जमात के लोगों ने ही छात्रों के आंदोलन को हिंसक बनाया और हालात ऐसे बना दिए कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 2 महीने से आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की आग में जल रहे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देकर मिलिट्री प्लेन में भारत आ गई। लेकिन अब उनके इस्तीफे के कई और भी कारण बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण है आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। लेकिन विरोध प्रदर्शन कैसे देखते ही देखते इतना हिंसक हो गया कि 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज हम आपको उसके पीछे की असली वजह के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसके पीछे साफ तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश की विपक्षी नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए इस्लामी का समर्थन हासिल है। शेख हसीना सरकार ने हाल में ही एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए अल्ट्रा इस्लामिक और पाकिस्तान से जुड़ी जमात-ए इस्लामी और इसके स्टूडेंट कैंप को आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 की धारा 18/1 के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में बैन किया था। इसलिए माना जा रहा है कि इसी संगठन ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को हिंसक बनाया और लोगों के गुस्से को भड़काने का काम किया। आप सोच रहे होंगे कि हसीना सरकार ने जमात-ए इस्लामी पर बैन क्यों लगाया। दरअसल रूस के एक अखबार रोसिस्काया गजेटा में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जमात-ए इस्लामी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था और रूस में सबसे पहले इस पर बैन लगाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन के जरिए 1 अगस्त 2024 को जमात-ए इस्लामी पर बैन लगाए जाने की पुष्टि की। जेईआई और इसके स्टूडेंट कैंप्स और संबंधित संगठनों पर बैन एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 18(1) के तहत लगाया गया है। खबरों की माने तो जमात-ए इस्लामी के चुनाव लड़ने की भी खबरें थीं, लेकिन उसका चुनावी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। हसीना सरकार के मंत्री जमात और छात्र शिविर पर कोटा सुधार आंदोलन के आसपास हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप लग रहा था। इसके बाद 29 जुलाई को अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टी गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने अवामी लीग प्रमुख प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान जमात और शिविर पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले साल 2013 में चुनाव आयोग ने अदालत के फैसले के बाद जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। जमात ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। इसके पीछे भी कुछ खास वजह थी। दरअसल जमात-ए इस्लामी की स्थापना मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद अबुल अला मौदूदी ने की थी। उनका मकसद इस्लामी विजय और दुनिया भर को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने का था। कुछ साल पहले बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने 1971 में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जमात-ए इस्लामी की भूमिका को पाकिस्तानी कब्जे वाली सेनाओं के एक एक्टिव ग्रुप के रूप में डिस्क्राइब किया था। जमात-ए इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना के सहायक बलों जैसे रजाकार, अल बद्र, अल शम्स और शांति समिति के गठन में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों में सक्रिय रूप से भाग लिया। जमात-ए इस्लामी और उसके साथी दलों ने हजारों हिंदुओं और बच्चों का नरसंहार किया और बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इसके बाद से ही जमात-ए इस्लामी पर भारत में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा था, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुए सरकार ने जमात-ए इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये संगठन राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां करता पाया गया है। इस संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जमात-ए इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि इसका हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे उग्रवादी संगठनों के साथ गहरा नाता है। साथ ही ये मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी गहरे संबंध रखता है। ये खतरनाक इस्लामी आतंकवादी संगठन यूरोप में 1960 के दशक से एक्टिव है, जबकि अमेरिका में इसकी प्रोमिनेंट प्रेजेंस है।
अफगानिस्तान में भी जमाते इस्लामी की शाखा 1972 में खोली गई थी, जिसका नाम रखा गया जमीयत-ए-इस्लामी। इसकी स्थापना बरहानुद्दीन रब्बानी ने की थी। इसने अबुल अला मौदूदी की विचारधारा का अनुसरण किया। 1975 से 1976 में हिजबी इस्लामी ने जमीयत-ए-इस्लामी से अलग होकर गुलबुद्दी हिकमतयार के नेतृत्व में एक अलग संगठन बनाया, जिसका जातीय स्वरूप मुख्य रूप से गिजल पश्तून था। इसके लिबरल होने की वजह से इसे जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक का समर्थन मिला। विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जमात-ए-इस्लामी का हमेशा से मजबूत समर्थक रहा है, जिसने बार बार बांग्लादेश के अधिकारियों पर आतंकी संगठन पर से प्रतिबंध हटाने और उसे देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए दबाव बनाया। एक वक्त पर वॉशिंगटन ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का भी कड़ा विरोध किया था, जबकि सोवियत संघ और भारत ने साफ तौर पर बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूरा समर्थन दिया था। तो कुल मिलाकर पिछले 2 महीने से आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी अब शोलों का रूप ले चुकी है और अपने ही देश बांग्लादेश को जला रही है। लेकिन इन शोलों की लपटों से कहीं ना कहीं भारत पर भी असर पड़ेगा, जो आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान और चीन के बाद अब भारत के थर्ड फ्रंट पर भी एक नया दुश्मन तैयार होने जा रहा है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।